है जिस्म फरोशी के धंधे पर मुंबई की हीरा मंडी का ये पार्ट 2 है। दोस्तों, जब भारत में सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने 1912 में देश की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी तो उन्हें हीरोइन नहीं मिली थी। वो हर आसपास की औरतों से लेकर नाचने वाली, गाने वालियों, कोठे वालियों के पास तक गए, लेकिन सब ने उन्हें फटकार के भगा दिया, ये कह के कि हम तवाइफे हैं, वैश्या हैं तो क्या, पर्दे पर एक्टिंग जैसा अश्लील काम हम नहीं करेंगी। आखिर में फाल्के साहब ने एक ईरानी होटल के एक जवान वेटर लड़के को देखा जो कुछ लड़की जैसा दिखता था। उसका नाम था अन्ना सालुंखे। फाल्के साहब ने उसी वेटर को मना के अपनी साइलेंट फिल्म में नायिका यानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती का रोल कराया। सोचिए, वो भी एक दिन थे। और जब फिल्मों का बिजनेस चलने लगा तब भी 40, 50, 60 के दशक तक Pay rent instantly with Spade. Select your card, enter details, and transfer with lowest charges. Fast, secure, and rewarding. दशक तक ज्यादातर तवाइफों, कोठे वालियों की बेटियां ही फिल्मों में एक्टिंग करती थीं, हीरोइन बनती थीं। अच्छे परिवारों की औरतें इस लाइन में नहीं आती थीं। एक्ट्रेस नरगिस की मां जद्दन बाई मशहूर तवायफ थीं और उनकी मां दलीपा बाई भी मशहूर तवायफ थीं। बाद में जद्दन बाई ने फिल्मों का रुख किया। सायरा बानो की नानी दिल्ली की क्लासिकल गायिका शमशाद बेगम उर्फ छमिया बाई थीं। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि क्या माहौल और बैकग्राउंड था। इससे पहले की हीरोइंस के पिताओं के नाम नहीं मिलते थे। ये बात सुरैया की मौत पर मुझसे जावेद अख्तर ने कही थी कि उनके पिताओं का तो पता होता नहीं था, उनकी माँओं के ही नाम होते थे। बॉलीवुड की एक पुरानी गायिका मुबारक बेगम थी जिन्होंने केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी का अमर टाइटल सॉन्ग गाया था कि कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। बॉलीवुड के पुराने लोगों का कहना था कि वो भी आर्थिक तंगी के कारण चरनी रोड के पास के बदनाम इलाके में नाच गाने करवा के अपना खर्च चलाती थीं। फिर वो बाद में वहाँ से शिफ्ट हो गई। सुरैया की मौत के वक्त मैं मुबारक बेगम से मिली थी, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि हमारे वक्त में औरतों ने यहाँ कोठों से आके इज्जत कमाई, यानी बॉलीवुड में कोठों से आके इज्जत कमाई, नाम बनाया, शराफत की ज़िंदगी अपनाई और अब अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ यहाँ आके इज्जत लुटा रही हैं, यानी उल्टी गंगा बह रही है। सच में वही हुआ। जब कलर फिल्मों का दौर आया तो हिंदी सिनेमा बॉलीवुड बन गया। देश की हज़ारों लड़कियाँ बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए मर्जी से वो सब कुछ करने लगी जो किस्मत की मारी गरीब कोठे वालियाँ करती हैं। दोस्तों, हर साल कितनी लड़कियाँ देश के छोटे बड़े शहरों से मुंबई आती हैं, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, हर जगह से, साउथ से भी, और सबकी आंखों में हीरोइन बनने का एक ही सपना होता है। इनमें से कुछ पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, यानी इनमें से कईयों को इंग्लिश आती है और ग्रेजुएट भी होती हैं। ये सुंदर भी हैं, इनमें नज़ाकत भी और एक्टिंग भी कईयों को आती है, लेकिन ज़्यादातर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने की बजाय जिस्म फरोशी का आसान रास्ता चुनती हैं। पैसे और फेमस होने के लिए ये डेस्परेट लड़कियां हर उस आदमी और औरत को भी खुश करने को तैयार रहती हैं जो भी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस्तेमाल करने और होने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कईयों के माँ बाप उन्हें इस लाइन में डाल रहे हैं और कह देते हैं कि चाहे जो करना पड़े करो, लेकिन फेमस हो जाओ, पैसे कमाओ। और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है तो ये इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। दोस्तों, मैंने कहा कि ये लड़कियां, ये एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस औरतों को भी खुश करती हैं। जी हाँ, महिलाओं को जो प्रोड्यूसर हैं या बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, किसी भी पावरफुल पोजीशन में हैं, वो लेस्बियन हैं, तो ये लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं और उनकी सीरियल्स में या फिल्मों में रोल पा जाती हैं, कभी हीरोइन का तो कभी वैम्प का। दोस्तों, टीवी की एक बहुत ही बड़ी प्रोड्यूसर है मुमताज़ सना। उसकी गर्लफ्रेंड्स का पुराना इतिहास रहा है। उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी नगमा, जो कभी बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी। उसने दूसरी शादी की तो उसके निकम्मे पति के लिए, जो कभी मॉडल रहा था, उस प्रोड्यूसर ने एक सीरियल बनाकर उसे लीड रोल दिया। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं उसकी एक फिल्म की सक्सेस पार्टी में उसके घर गई। मुमताज़ कोने में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ी होकर बहुत ही कोजी होकर बातें कर रही थी। उसकी नई कम उम्र की गर्लफ्रेंड उसके सामने से गुजरी। उसका नाम था लिली। लिली मुमताज़ की सीरियल में लीड थी और अब वो प्रोड्यूसर उसको अपने प्रोडक्शन की फिल्म में भी
लीड हीरोइन के तौर पर काम दे रही थी। मुमताज़ ने आवाज़ देकर कहा, लिली कम, से हाई टू हर। उसने नगमा की तरफ इशारा किया कि लिली उसे ग्रीट करे। लिली बड़े बेमन से उसे हाय बोलकर चली गई। दोस्तों, मैं इसे एक्सक्लूसिव जिस्म फरोशी ही कहती हूँ। ये कैसी भी हो, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी मेहनत लगती है। और अगर कोई औरत अपना शरीर बेचती है तो मेरी नज़र में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रोस्टिट्यूशन बाय चॉइस है, आपकी निजी राय अलग हो सकती है। पहले मुंबई के हालातों को समझिए। मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है। यहाँ लड़के लड़कियाँ आ तो जाते हैं एक्टर बनने के लिए, लेकिन पहले ही दिन से काम तो नहीं मिल जाता। तो ये रहें कहाँ, खाएं क्या? 2-4% ही कोई ऐसे होते हैं जिनके परिवार से खर्च मिलता है या पैसे मिलते हैं। ये लड़के लड़कियाँ दिन रात कास्टिंग एजेंसीज़ और प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटने लगते हैं, जिसे स्ट्रगल कहते हैं, यानी ये स्ट्रगलर्स बन जाते हैं। अब इन्हें बहुत अच्छी भाषा में एस्पायरिंग एक्टर्स कहा जाता है। पहले लड़कियों की बात करते हैं, तो उसके लिए अब इन्हें फ़ोटो सेशन कराना होता है। अच्छे कपड़े, जूते, सैंडल चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, जिम जाना है, डांस क्लास जाना है, एक्टिंग क्लास भी जाना है, नेटवर्किंग करनी है, तो पार्टियों में भी जाना है। उसके लिए मेकअप, कपड़े, जूते सब चाहिए। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आए? अब 10-12 घंटे की नौकरी कौन करे, मेहनत कौन करे? उन्हें सिर्फ शॉर्टकट चाहिए होता है। तब इनकी मुलाकात होती है मुंबई में फिल्मी इलाकों में एक्टिव और घूम रहे दलालों से, एजेंटों से। ये दलाल हर लेवल के हैं। मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब में इलाका है अंधेरी वेस्ट। इसमें आते हैं ओशीवारा, लोखंडवाला, 4 बंगलो, 7 बंगलो, वर्सोवा और फिर जुहू भी इससे जुड़ा हुआ है। पहले तो इन इलाकों के रास्ते ही मुझे समझ नहीं आते थे, तो रिपोर्टिंग में गाड़ी के ड्राइवर को बोलती रहती थी, यहाँ से पूछो, वहाँ से पूछो, क्योंकि ज़्यादातर सेलेब्स यहीं रहते थे, ऑफिसेज और स्टूडियोज़ भी यहाँ हैं। उनके इंटरव्यूज़ के लिए इन्हीं इलाकों में भटकना पड़ता था मुझे। यहाँ एक फेमस या बदनाम इलाका है ओशीवारा। इसे प्लैनेट ओ भी कहते हैं। ये एक अजीब ही दुनिया है। यहाँ एक होटल है श्रीजी, जो सालों से छोटे लेवल के स्ट्रगलर्स का अड्डा है। इसमें मीटिंग्स होती हैं। यहाँ कई हिंदी और भोजपुरी फिल्में टेबल पर ही बनती हैं और टेबल पर ही रिलीज़ हो जाती हैं। किसी को चूना लग जाता है, कोई लुट जाता है। पास में कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं और कई जिम्स हैं। एक वेव्स जिम किसी को चूना लग जाता है, कोई लुट जाता है। पास में कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं और कई जिम्स हैं। एक वेव्स जिम्स है जो 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि इनका कोई टाइम नहीं होता। यहाँ हर तरफ ज़्यादातर फिल्मों और टीवी से जुड़े हुए लोग ही रहते हैं। मैं अंधेरी वेस्ट में कुछ साल किराए पर रही थी, उसमें से 2 साल में ओशीवारा में रही, तो ये सब और करीब से देखा बल्कि झेला। दोस्तों, यहाँ सड़कों पर आपको एक से एक फैशनेबल कपड़े पहने, ऊंची हिल्स, फुल मेकअप में लड़कियाँ चलती फिरती दिख जाएंगी। ये सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, यानी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं। बाकी लड़के और आदमियों में से कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, कोई सिंगर बनने आया है। यहाँ जिस्म फरोशी भी बहुत अच्छी तरह से होती है, ड्रग्स भी बिकती है। यहाँ पहले हीरा पन्ना मॉल में एक गोल्ड जिम भी था, जिसके ये सब मेंबर होते थे। उसी मॉल में कुछ छोटे मोटे फिल्मी ऑफिस भी थे। जिस भी लड़की से मिलो, ज़्यादातर अपनी एज 24 साल ही बताती थी, आज भी वही करती हैं। सब ने कुछ साउथ की फिल्में की होती हैं, किसी ने पंजाबी और कुछ वेब सीरीज़ की हुई होती हैं, लेकिन ये सब अक्सर झूठ ही होता है। ये दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। साउथ की किसी बी ग्रेड फिल्म में कोई जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी कर ले तो वो खुद को साउथ की हीरोइन बोलने लगती है। इनको दिखाना होता है कि हमारे पास बहुत काम है, वक्त नहीं है, फिर भी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। ये सब नाटक बहुत खुलेआम वहाँ होता है। दोस्तों, मुंबई में कास्टिंग एजेंसीज़ और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ का जाल है, जो हमेशा नए माल की फिराक में रहता है। ये ज़्यादातर जिस्म फरोशी के एजेंट हैं, यानी दलाल हैं। इनमें छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी नामी एजेंसीज़ भी शामिल हैं, जो बड़ी फिल्मों की कास्टिंग करती हैं और बड़े मॉडल्स और एक्टर्स का काम मैनेज करती हैं। ओशीवाड़ा इलाके से जुड़ा हुआ है लोखंडवाला, जो काफ़ी पॉपुलर है। उसके पास है वर्सोवा, डीएन नगर, आराम नगर, जुहू स्कीम। यहाँ कई कॉफ़ी शॉप्स हैं। पहले सीसीडी थे, बारिस्ता थे। ये सारे कॉफ़ी शॉप्स या चाय के अड्डे मीडियम या छोटे फिल्मी टीवी लोगों के अड्डे हैं और पिकअप पॉइंट्स भी हैं, यानी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस
टिप टॉप बन के तैयार होके यहाँ आकर बैठती हैं, थोड़ी देर में फ़ोन आता है और उठ के किसी कार या कैब में जाके बैठ के चली जाती हैं। यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा ऐसे ही चलता है। ऐसी लड़कियाँ आपको वेस्टर्न सबर्ब्स में मीरा रोड, बोरीवली से लेकर बांद्रा तक मिल जाएंगी। लोखंडवाला तो अजीब दुनिया है। कार में फैशनेबल एक बड़ी उम्र की औरत एक लड़की के साथ जा रही है। पता नहीं वो माँ बेटी हैं या कॉल गर्ल और उसकी एजेंट है। किसी का किसी से क्या रिश्ता है ये पता ही नहीं चलता। कई साल पहले मैं ओशिवारा में एक बिल्डिंग सुमुक हाइट्स में रहती थी, जो रीडेवलपमेंट के बाद बनी थी। उसके आसपास काफ़ी झोंपड़े थे। मेरा घर 10th फ्लोर पर था और जो मेरे घर के मकान मालिक का एजेंट था सनी, वो ऊपर वाले फ्लैट का ओनर था जो 11वें फ्लोर पर था। और वो जो लड़कियां ऊपर के फ्लैट में रहती थीं, 5-6 लड़कियां, वो उनका एजेंट भी था, यानी दलाली भी करता था हर किस्म की। तो उसके फ्लैट में 5 लड़कियां रेंट पर रहती थीं और इतना शोर शराबा रात भर धमा चौकड़ी मचाती थीं कि मेरा जीना हराम हो गया था। मैं दिन भर नौकरी करके रात में सो भी नहीं पाती थी घर आके। वो शराब पी के बॉटल ज़मीन पर लुढ़का देती थी, मेरी नींद खुल जाती थी। मैं कई बार रात के 2:30 बजे परेशान होकर ऊपर गई, ये रिक्वेस्ट करने कि प्लीज़ आवाज़ मत करो, और वो बेशर्मी से कहती थी कि कम जॉइन अस। उनके पूरे रूम में धुआं भरा हुआ होता था, म्यूज़िक चल रहा होता था, लोग इकट्ठे होते थे, और वो कहती थी कि हम तो स्ट्रगलर्स हैं, ये सब नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। उनमें से एक लड़की ब्रह्म कुमारी इसकी भक्त थी। अजीब कॉम्बिनेशन था। और एक तो बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी प्रीति जिंटा जैसी थी और थोड़ी बहुत पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर जैसी दिखती थी। उसके गालों में डिम्पल थे। वो एक्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं थी, फुल टाइम कॉल गर्ल्स थी और साथ में एक्टिंग का काम भी ढूंढ रही थी। उनके बकवास ऑडिशंस मेरे पास क्राइम शो के एपिसोड्स के लिए आते थे स्टार इंडिया में। उन्हें एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी। एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि उनकी सारी असलियत खुलकर सामने आ गई और फिर मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने वहाँ से घर ही छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। उन दिनों मैं स्टार इंडिया में काम करती थी। एक दिन संडे को दोपहर 1 बजे उनमें से एक लड़की ने मेरी बेल बजा दी। मैं दरवाजे के पास गई तो बाहर से आवाज़ आई, जल्दी दरवाज़ा खोल, तेरा कस्टमर बाहर खड़ा है। मैंने कहा कौन? तो बोली तेरा क्लाइंट बाहर खड़ा है, तेरा कस्टमर, जल्दी खोल। वो बार बार बेल बजा रही थी और एक ही बात बोले जा रही थी। मैं दिन में कांप गई। दिन के दोपहर के 1 बजे थे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा कि आपको किस फ्लैट में जाना है? तो वो बोली 111 में, 1011 में। मुझे समझ आया कि ये ऊपर वाले की मेहमान है। मैंने दरवाज़ा खोला चेन लगाकर और कहा कि ये फ्लैट 1010 नंबर है, आपको ऊपर वाले फ्लैट में जाना है। उसे एहसास हुआ तो सॉरी बोल के चली गई। शाम को जब मैं बिल्डिंग से नीचे उतरी तो उस प्रीति जिंटा हानिया आमिर जैसी खूबसूरत लड़की ने अचानक से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली सॉरी, वो मेरी फ्रेंड थी, मजाक कर रही थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा पहले हाथ छोड़ो और मुझे पता है कि तुम लोग क्या करते हो और क्या चीज़ हो, तुम मुझसे दूर रहो। तो ये है इन स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट की असलियत। काम मिलने के बाद भी इनमें से कई लड़कियां कई टीवी या फिल्म की हीरोइंस भी बन जाती हैं, तो ये लत नहीं छूटती, बस लेवल बदल जाता है। फिर इनके क्लाइंट्स बड़े और अमीर होने लगते हैं, दलाल बड़े हो जाते हैं, ये दुबई जाने लगती हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रिप्स पर जाने लगती हैं शो के नाम पे। अब बताइए कि इन लड़कियों का क्या कोई कास्टिंग काउच करेगा? ये खुद तैयार रहती हैं किसी की भी गोद में बैठने को। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स तो छोड़िए, राइटर हो, क्रिएटिव हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जो भी कोई फिल्म टीवी से जुड़ा आदमी मिल जाए उसको ये सीढ़ी बना के अपनी मंजिल तक पहुंचने को तैयार रहती हैं। इस तरह देश भर से आई ये लड़कियां मुंबई की हीरा मंडी में बिक जाती हैं, जिस्म फरोशी के कारोबार में घुस जाती हैं। यानी इनके पास देने के लिए एक ही चीज़ होती है, इनका जिस्म। चाहे पैसे लेकर ज़रा सा काम मिल जाए, किसी पार्टी में जाने को मिल जाए, साथ में रख लो, ये जो बोलो करेंगी, जितनी बार वो करेंगी। एक ऐसी ही स्ट्रगलर लड़की ने मेरे एक राइटर दोस्त से कहा था कि देखो, सेक्स इज़ पावर, मनी इज़ ऑल्सो पावर। तो मैं पावर से पावर एक्सचेंज कर रही हूँ। ऐसे ही अपनी एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करती हैं। अब शरीफ आदमी ऐसी लड़कियों और औरतों से ख़ुद को बचाते फिरते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन ये उनके पीछे पड़ जाती हैं बहुत बुरी तरह। मेरे एक सीनियर राइटर दोस्त ने मुझे बताया था कि उनके पीछे भी एक ऐसी लड़की पड़ गई। वो शादीशुदा शरीफ आदमी थे। उन दिनों वो एक सीरियल लिख रहे थे और टीवी के बड़े राइटर थे।
तो मीटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। वहीं एक लड़की जूनियर आर्टिस्ट जैसा कुछ केमियो का रोल करने आई थी। उसका बहुत ही छोटा सा रोल था। उसने देखा कि उस राइटर की वहाँ बहुत चल रही है, तो वो उनके पीछे पड़ गई। किसी तरह उनका नंबर ले लिया। बोली आप चाहो तो इस रोल को बढ़ा सकते हो, लंबा कर सकते हो। उन्होंने कहा भाई वो तो चैनल और प्रोड्यूसर का कॉल है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोली कि नहीं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहें कर सकते हैं और मैं जो चाहे आप बोलेंगे वो मैं कर सकती हूँ। और जब तक ये सीरियल चलेगा, यानी जब तक सीरियल में मेरा रोल चलेगा, तब तक हर तरह की सर्विस मैं आपको दूंगी। उस लेखक ने मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाया। जब वो फ़ोन करती थी तो वो अपनी बीवी को फ़ोन थमा देते थे। फेम और पैसों का लालच ऐसी चीज़ है और काम चोरी की वो हद है कि उनके मूल्य अक्सर होते भी हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस ऐशो आराम की कीमत इस हीरा मंडी में अक्सर लड़कियां अपना जिस्म बेच के चुकाती हैं। लेकिन कई बार जिस्म फरोशी के बाद भी, फेवर देने के बाद भी, जब समझौते करने वाली तथाकथित एक्ट्रेसेस का काम नहीं होता तो फिर वो खूंखार हो जाती हैं और बदला भी ले लेती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, उस आदमी पर कास्टिंग काउच का इल्ज़ाम लगाती हैं और कभी कभी रेप का भी। आपको याद होगा कि मधुर भंडारकर पर जिस प्रीति जैन नाम की एक्ट्रेस ने रेप का इल्ज़ाम लगाया था, उसका दावा यही था कि मधुर ने उसे रोल देने का वादा करके इस्तेमाल किया। कुछ वादा करके संबंध बनाना और पूरा न करना कानूनन रेप की कैटेगरी में आता है। अब उस डायरेक्टर का कहना था कि फिल्म में उसके मुताबिक सूटेबल रोल जब आएगा तब दूंगा। फिर प्रीति जैन ने अंडरवर्ल्ड के गैंग को सुपारी देके मधुर भंडारकर को मरवाने की साजिश की, लेकिन डॉन अरुण गवली के गैंग ने ये बात खोल दी और वो फिल्म मेकर बच गया। सुपारी किलर शूटर्स गिरफ्तार हो गए तो प्रीति जैन पर केस हो गया और उसे 3 साल की सज़ा हो गई थी। एक पार्टी में नवभारत टाइम्स की सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट सुमंत मिश्र ने मुझे प्रीति जैन से मिलवाया था। मैंने उसे पहचाना नहीं तो वो बोले कि वो है जिसने मधुर भंडारकर को अदालत पहुंचा दिया था। तब मैंने फिर उसे गौर से देखा, यही उसकी पहचान थी। मई 2008 में मुंबई में नीरज ग्रोवर मर्डर केस की जड़ में भी यही लेन देन था, यानी ऐश के बदले कैश या काइंड। नीरज के पास कैश तो नहीं था, लेकिन काइंड यानी रोल दिलाने की संभावना मारिया शुसिराज को दिखाई दी थी। साउथ में कन्नड़ की एक एक्ट्रेस मारिया शुसिराज और नीरज के बीच कोई प्यार का रिश्ता नहीं था, बल्कि सेक्स के बदले काम हासिल करने की ही शर्त। आज जो आपको नॉर्मल खराटे लग रहे हैं वो अगले 5 साल में हार्ट फेलियर तक पहुंच सकते हैं। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग। शुसिराज और नीरज के बीच कोई प्यार का रिश्ता नहीं था, बल्कि सेक्स के बदले काम हासिल करने की ही शर्त थी। वादा था जो नीरज ने पूरा नहीं किया था। इसी कारण मारिया उससे बहुत नाराज थी। नीरज ग्रोवर सिनर्जी एडलैब्स प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव हेड का काम करता था और मारिया मुंबई में स्ट्रगल करने आई थी। इसी प्रोसेस में मारिया कुछ महीनों तक नीरज के साथ उसके फ्लैट में भी रही। नीरज के साथ सिनर्जी में काम कर चुका एक सीनियर टीवी क्रिएटिव मेरा दोस्त था। वो स्टार प्लस में मेरे साथ काम कर रहा था, तो उसने भी नीरज को कई दिन तक मारिया और उसके पिता के साथ ढूंढा था। उस क्रिएटिव ने मुझसे कहा था कि नीरज को एक्ट्रेसेस से अफेयर रखने का बहुत शौक था, तो उसने और उसके दोस्तों ने नीरज को आगाह भी किया था, लेकिन वो नहीं माना। नीरज ने मारिया के लिए कुछ ऑडिशंस भी अरेंज कराए थे, लेकिन उसके भारी कन्नड़ एक्सेंट से वो काफ़ी निराश था और उस पर से वो कैमरे पर भी अच्छी नहीं लगती थी। नीरज ने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी, लेकिन मारिया से कैसे कहता। मारिया नीरज पर बहुत नाराज़ थी, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था वो उसे सेक्सुअल फेवर्स दे रही थी और उसके बावजूद उसे रोल नहीं दिला पा रहा था। असल में उसकी हैसियत भी नहीं थी। दोनों में झगड़े होने लगे। मारिया को शक था कि शायद नीरज उसे धोखा दे रहा है। उसने ये बात नीरज के साथ रहने वाले उसके क्लोज फ्रेंड से भी पूछी थी। अब मारिया का धीरज जवाब दे रहा था। उधर उसका एक और प्रेमी कोच्चि में उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मारिया को बॉलीवुड में बनना था बड़ी हीरोइन। मारिया ने धीरज सॉलिटेयर में एक फ्लैट किराए पर लिया। फिर नीरज एक दिन गायब हो गया। उसके माँ बाप उसे ढूंढने मुंबई आए, उसके पोस्टर्स लगाए लापता के। फिर 10 दिन बाद पता चला कि उसका मर्डर हो गया है। पुलिस जांच के मुताबिक मारिया के बॉयफ्रेंड नेवल ऑफिसर जेरोम मैथ्यू ने कोच्चि से फ़ोन पर बैकग्राउंड में नीरज की आवाज़ सुन ली थी और उसे शक हुआ था कि मारिया उसे धोखा दे रही है। मारिया ने कहा कि नीरज उसका दोस्त है और नए किराए के घर में शिफ्टिंग कराने आया है।
जेरोम ने रातों रात कोच्चि से फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आकर मारिया के सामने नीरज का मर्डर किया। फिर सुबह मारिया को लेकर मॉल गया, जहां से मारिया गंडासा लेकर आई, जिससे उन्होंने नीरज की लाश के करीब 300 टुकड़े किए। फिर दोनों ने उन टुकड़ों को पॉलीथीन की थैलियों में भर के मुंबई सबर्ब के आसपास के कई दूर दूर के इलाकों में फेंक दिया। फिर मारिया नीरज के दोस्तों और पिता के साथ पुलिस के साथ 10 दिन तक उसे ढूंढने का नाटक करती रही, पुलिस को झूठी कहानियां सुनाती रही। आखिर क्राइम ब्रांच के हेड राकेश मारिया के शक की सुई मारिया पर ठहर गई तो उसने सब सच उगल दिया। ये भी कहा जाता है कि हो सकता है मारिया ने ही जेरम को फ़ोन करके बुलाया था और अपने एक्सप्लॉयटेशन का बदला लेने के लिए नीरज को मारने को उकसाया था। कुछ अरसे की सज़ा काट के मारिया छूट गई। जेरम अब भी जेल में सज़ा काट रहा है। मारिया के जेल से छूटते ही फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने उससे अपनी फिल्म में हीरोइन लेने की घोषणा ट्विटर पर कर दी थी। फिर शिवसेना को गुस्सा आ गया और शिवसेना के लोगों ने उसे धमकी दी। आखिर वो पीछे हट गए। बॉलीवुड के अंदर के सूत्रों के मुताबिक मारिया के बॉलीवुड के कुछ और लोगों से भी रिश्ते थे और बॉलीवुड के एक पुराने पॉपुलर हीरो ने अपना नाम न आने देने के लिए जांच में शामिल लोगों को पैसे खिलाए थे। उस मराठी बैकग्राउंड के बीते ज़माने के हीरो की पत्नी भी मराठी हीरोइन रह चुकी है और उनकी शादी बॉलीवुड में आदर्श मानी जाती है। वो डांस रियलिटी शोज़ में भी हिस्सा ले चुके हैं। तो ऐसी खतरनाक और खूंखार है माया नगरी की कई एक्ट्रेसेस, जिनका अगर एक्सप्लॉयटेशन किया गया तो फिर वो बदला भी ले लेती हैं अगर उन्हें बदले में फेवर नहीं मिला तो। जब लोग कास्टिंग काउच और मी टू की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। कई शरीफ लड़कियों के साथ सच में गलत हरकतें होती हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कईयों का ये हाल भी है कि वो ही डायरेक्टर या हीरो को या किसी का भी कास्टिंग काउच खुद कर ले। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी की हीरा मंडी का ये एपिसोड यहीं तक। पार्ट 3 में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।